बैंकिंग का नाम तो आप सबने सुना है, बैंक में नौकरी करने का सपना भी आप में से ज्यादातर लोगों ने देखा है, पर बैंकिंग के बेसिक टर्म्स समझना हर किसी के लिए इजी नहीं होता है। आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं 20 मोस्ट कॉमन बैंकिंग टर्म्स, वो वर्ड्स जो आप डेली बैंक एप्स या स्टेटमेंट्स में देखते हैं लेकिन कभी कभी उनका मीनिंग क्लियर नहीं रहता। साथ ही साथ अगर आप प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में जॉब के लिए जाने वाले हैं तो आपसे वो इन पर्टिकुलर टर्म्स के अराउंड क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। तो आज हम आपको सारे ऐसे वर्ड्स सिंपल लैंग्वेज में 20 वर्ड्स एट अ टाइम इजी एग्जांपल्स के साथ सिखाने वाले हैं और फुल फॉर्म्स भी उनकी बताएंगे जहां पर रिक्वायरमेंट होने वाला है। वीडियो को पूरा देखिएगा, मुश्किल से 5 मिनट का वीडियो रहेगा, लेकिन हाँ याद कर लेना क्योंकि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में अगर आप जॉब चाहते हैं तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। सो चलते हैं, फिर बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सबसे पहला और सबसे कॉमन वर्ड सेविंग्स अकाउंट। देखिए, दिस इज अ बेसिक अकाउंट वेयर यू कीप योर मनी सेफली एंड मे बी यू अर्न अ स्मॉल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। You can deposit and withdraw money from this account anytime using your cards, okay? Debit cards. Number 2, current account. Now, this is an account mainly for businesses that allows unlimited transactions. It usually does not give interest but supports high daily transactions. Current account में कोई आपको interest नहीं मिल रहा होता है, लेकिन आपको ये high value transactions का permission देता है. That is why it is more frequently used by the businesses. Now the third one, what is a fixed deposit? सिंपल शब्दों में समझिएगा, फिक्स डिपॉजिट एक ऐसा डिपॉजिट है जहां पर आप एक लमसम अमाउंट रख देते हैं बैंक में एक फिक्स टाइम के लिए और आप उस पर थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट अर्न करते हैं सेविंग्स की तुलना में। सेविंग्स में मान लो अगर आपको 50 रुपए का इंटरेस्ट मिल रहा है तो एफडी में आपको वो फिक्स टाइम के लिए रखना पड़ेगा अमाउंट। मतलब सेविंग्स में आप आज रखते हो कल विड्रॉ कर सकते हो, बट एफडी में ऐसा नहीं हो सकता है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि एफडी में फिक्स टाइम के लिए रख रहे हो पर इंटरेस्ट यहाँ पर आपको ज्यादा मिलेगा। मूविंग ऑन टू आरडी। आरडी क्या होता है? रेकरिंग डिपॉजिट होता है। अब रेकरिंग का मतलब ही क्या होता है? जो आपको बार बार करना पड़े। ये एक सेविंग स्कीम होती है वेयर यू डिपॉजिट अ फिक्स्ड अमाउंट। आप एक फिक्स्ड अमाउंट को डिपॉजिट करते हैं हर महीने और रेगुलर इंटरेस्ट उस पर लेते रहते हैं, ठीक है। नाउ रेकरिंग डिपॉजिट जो है ये एक रेगुलर सेविंग्स का एक अच्छा तरीका हो सकता है, तो ये उसमें काम भी आता है। नाउ फिफ्थ वन इज NEFT। जो बैंकिंग की तैयारी कर रहे होते हैं उन बच्चों को जनरली पता होता है इसका फुल फॉर्म, इट्स वेरी इजी, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर। ये एक ऐसा मेथड है जिससे आप पैसे भेज सकते हैं इलेक्ट्रॉनिकली, जैसे फोन से भेजते हैं, कंप्यूटर से भेजते हैं, एक बैंक से दूसरे बैंक में, एक खाते से दूसरे खाते में। इट वर्क्स इन बैचेस। देखिए ये एक बैच में काम करता है और ये बहुत सेफ होता है फॉर एवरीडे ट्रांसफर्स, ठीक है। इसमें कभी आपको एक विंडो दिया जाता है कि 30 मिनट्स बाद हो जाएगा या ऐसे करके, क्योंकि वो वेट कर रहे होते हैं उस बैच के पूरे होने का। नाउ RTGS क्या होता है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, अ सिस्टम टू ट्रांसफर लार्ज अमाउंट्स। जो ज्यादातर 2 लाख रुपए से ऊपर का अमाउंट होता है उसको ट्रांसफर करने के लिए RTGS का यूज करते हैं, वो भी इंस्टेंटली अगर करना है आपको एक बैंक से दूसरे बैंक में और तुरंत आपको वो दिख जाता है कि हाँ ट्रांसफर हो गया है। अब जैसे NEFT होता है वैसे ही होता है IMPS। IM स्टैंड्स फॉर इमीडिएट, PS यानी कि पेमेंट सर्विस। तो इमीडिएट पेमेंट सर्विस ये एक 24/7 इंस्टेंट मनी ट्रांसफर सर्विस होती है जो कि छुट्टियों के दिन पे भी चल रही होती है। ये NEFT से फास्ट होता है। NEFT मैंने आपको बताया आपको एक 30 मिनट्स का विंडो मिलता है, उतनी देर में पैसा ट्रांसफर होता है, लेकिन IMPS इंस्टेंटली वो काम कर देता है और ये क्विक ट्रांसफर्स के लिए जैसे 10,000 20,000 टाइप्स के लिए लोग इसको बहुत आमतौर पर यूज करते हैं। अब आते हैं UPI पर, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, अ मोबाइल बेस्ड पेमेंट सिस्टम दैट लेट्स यू ट्रांसफर मनी इंस्टेंटली यूजिंग एप्स लाइक गूगल पे, फोन पे, पेटीएम एक्सेट्रा विदाउट नीडिंग योर अकाउंट डिटेल्स। ये आपका फोन नंबर लेते हैं एक्सेट्रा, लेकिन यहाँ पर क्या होता है फोन टू फोन आप ट्रांसफर कर सकते हैं पैसा यूजिंग अ QR कोड फॉर स्कैनिंग इट। नाउ मूविंग ऑन टू द 9th वन, KYC। इसकी फुल फॉर्म मुझे पता नहीं क्यों फनी लगती है बिकॉज मेरे दिमाग में KYC कुछ बहुत ही टेक्निकल था,
बट जब मैंने इसका फुल फॉर्म जाना तो आई वाज लाइक ओके दिस इज टू इजी। इट्स द फुल फॉर्म इज नो योर कस्टमर। ये एक प्रोसेस होता है जहां पर बैंक वेरीफाई करता है आपकी पहचान को, आपकी आइडेंटिटी को। इसमें डॉक्यूमेंट्स जैसे कि आधार, पैन, एड्रेस प्रूफ यूज किया जाता है ताकि वो कोई भी होने वाला फ्रॉड प्रिवेंट कर सके। दोस्तों, आप बात करते हैं क्रेडिट स्कोर के बारे में। देखिए, ये 300 से 900 के बीच एक ऐसा नंबर होता है जो ये दिखाता है कि आप कितने अच्छे हैं लोन्स को रीपे करने में। मतलब कई सारे लोग ऐसे होते हैं ना कि लोन ले लिया फिर भाग गए, नकली आईडी पे लिया था, भाग गए, कभी लौट आया ही नहीं, या व्हाटएवर रीजन, बहुत सारे केसेस आपको पता भी होंगे। अगर आपका स्कोर हाई है तो आपको लोन मिलने की ज्यादा अच्छी संभावना होती है, लेकिन अगर आपका क्रेडिट स्कोर खराब है तो फिर आपको लोन मिलने की संभावना भी कम हो जाती है। अब बात करते हैं 11th टर्म की, कोलैटरल। कोलैटरल का क्या मतलब होता है? देखिए, कोई भी ऐसा आइटम जिसमें आप वर्ड समझते हैं गिरवी, है ना, तो ऐसा ही कोई आइटम जैसे कि गोल्ड या फिर हाउस या कोई भी आपकी प्रॉपर्टी जिसको आप प्रॉमिस के तौर पर बैंक के पास रख देते हैं एज अ सिक्योरिटी। आप लोन लेते वक्त अपना कोई भी सोना, घर, प्रॉपर्टी बैंक के पास रख देते हैं कि अगर मैंने पे नहीं किया तो आप इस प्रॉपर्टी को या इस सोने को, यानी कि बैंक इस प्रॉपर्टी या सोने को यूज कर सकता है उस पैसे को रिकवर करने के लिए। जी हाँ, इसी को बोलते हैं कोलैटरल। तो गिरवी रखना यानी बैंक के पास आपने कोलैटरल रखवा दिया। अब बात करते हैं 12वें टर्म की, विच इज EMI, equated monthly installment, a fixed monthly amount you pay to the bank to repay your loan. It includes principal and interest. जब आप लोन लेते हैं तो ऐसा नहीं होता है कि आपने 2 लाख का लोन लिया तो आपने जाके तुरंत ही 2 लाख अगले दिन दे दिया या अगले महीने लौटा दिया। मतलब लोन तो लोग 2 करोड़, 4 करोड़, 10 करोड़ का भी लेते हैं ना, तो अगले दिन वो नहीं लौटा पाते उसे। तो क्या होता है, ऐसे में लोग EMIs का सहारा लेते हैं ना, कि छोटे छोटे अमाउंट्स में फिर उसको लौटाते हैं। जैसे 25 लाख की गाड़ी लेते हैं तो कोई 25,000 का EMI बंधवाता है, या कोई 30,000 का, तो कोई 40,000 का EMI, यानी हर महीने उतना छोटा सा अमाउंट कट जाएगा। उसमें बैंक तुम्हें इंटरेस्ट भी लगाता है ना, कि तुमने हमसे पैसा लिया है भाई, तो वो सर्विस का हमें कुछ तो पेमेंट दोगे, वो इंटरेस्ट लेता है। और प्रिंसिपल अमाउंट भी आपका रहता है जो आपको लौटाना है ही बैंक को। तो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों के कॉम्बिनेशन को आप EMI के माध्यम से पे करते हैं। 13th की बात कर लेते हैं, नेट बैंकिंग। ये एक सर्विस होती है जो कि आप अपना अकाउंट चेक करने के लिए या ट्रांसफर करने के लिए पैसे या बिल्स पे करने के लिए ऑनलाइन यूज करते हैं इंटरनेट के माध्यम से। सिंपल, सो आपकी ये सर्विस हो जाती है। अब बात करते हैं हमारे 14th टर्म के बारे में, यानी कि NPA, which is non-performing asset, a loan that has not been repaid for more than 90 days। एक ऐसा लोन जिसके रीपे में ना कोई EMI आई है, ना कोई अमाउंट आया है 90 दिनों से ज्यादा, तो उसे बैंक क्या कहता है? बैड लोन कहता है। इट इज कंसिडर्ड अ बैड लोन फॉर द बैंक एंड दैट इज व्हाट इज an NPA, not a NPA, an NPA। बात कर लेते हैं 15th टर्म की, which is रेपो रेट। देखिए, रेपो रेट क्या होता है? ये होता है इंटरेस्ट रेट जिस पर RBI पैसे लेंड करता है बाकी बैंक्स को। जब रेपो रेट ऊपर चला जाता है तो लोन्स क्या हो जाएंगे? फिर महंगे पड़ेंगे, इट बिकम्स कॉस्टलियर। और जब रेपो रेट कम हो जाता है तो यानी कि लोन लेना आसान हो जाएगा, लोन्स विल बिकम चीपर। अब बात करते हैं भाई CRR, ये हमारा 16th टर्म है, कैश रिजर्व रेशियो, द परसेंटेज ऑफ मनी दैट बैंक्स मस्ट कीप विद द RBI। उतना अमाउंट जो एक बैंक को RBI के साथ रखना ही पड़ेगा, इसी को हम CRR कहते हैं। अगर CRR हाई है तो इसका क्या मतलब हो रहा है कि अब बैंक के पास लेंड करने के लिए, यानी उधार देने के लिए कम पैसा है, क्योंकि ज्यादा पैसा उसने कहाँ रखा है? RBI के पास रखा हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं 17वें पॉइंट के बारे में, 17वें टर्म के बारे में, यानी ओवरड्राफ्ट। मुझे बहुत गुस्सा आता है, मेरे पास फोन आता है, मैडम जी फलाने बैंक से बात करें, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है आपके लिए। नहीं चाहिए यार। देखिए, तो ओवरड्राफ्ट क्या होता है? ये एक ऐसी फैसिलिटी है जो अलाउ करती है कि आप ज्यादा पैसा विड्रॉ कर सकें, जितना आपके अकाउंट में अवेलेबल है ना उससे ज्यादा। यानी तुम्हारे अकाउंट में 10,000 है पर तुम्हें अभी 20,000 रुपए की जरूरत है, तो तुम उससे ज्यादा निकाल सकते हो।
यू पे इंटरेस्ट ओनली ऑन द एक्स्ट्रा अमाउंट दैट यू हैव यूज्ड। आपके पास 10,000 थे पर आपने विड्रॉ कर लिए 20,000 ओवरड्राफ्ट यूज करके, और अब आपको वो जो एक्स्ट्रा आपने 10,000 निकाले ना, सिर्फ उस पे इंटरेस्ट देना है, बाकी कोई इंटरेस्ट नहीं देना है। अब बात करेंगे 18वें पॉइंट की, बेनिफिशियरी। आप लोगों ने सुना भी होगा और अपने अपने नेट बैंकिंग में और एप्स में बेनिफिशियरी ऐड भी किया होगा। द पर्सन हु रिसीव्स मनी इन अ फंड ट्रांसफर, जब कोई अपने खाते से दूसरे खाते में पैसा भेजता है तो उसको ऐड करना पड़ता है उस बंदे का अकाउंट नंबर, फोन नंबर, बैंक का नाम, IFSC कोड, ये सब ऐड करना पड़ता है। तो व्हेन यू ऐड समवन टू सेंड मनी, दे आर कॉल्ड द बेनिफिशियरी, यानी पैसा उनके पास जाएगा। 19th टर्म, स्विफ्ट कोड क्या होता है? देखिए, ये ऐसा एक यूनिक कोड होता है जिसको यूज किया जाता है इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर्स के लिए, ताकि आइडेंटिफाई किया जा सके करेक्ट बैंक और करेक्ट ब्रांच को अब्रॉड यानी फॉरेन। लास्ट हमारा टर्म है CTS, चेक ट्रंकेशन सिस्टम। ये एक ऐसा सिस्टम होता है जहां पर बैंक यूज करता है चेक की इलेक्ट्रॉनिक इमेज इंस्टेड ऑफ द फिजिकल चेक, यानी आप वो पेपर में जो चेक देते हो ना, वो नहीं, उसको इलेक्ट्रॉनिक इमेज यूज भी कर लेना आता है और चेक क्लियरेंस को फास्टर कर देता है। तो चेक क्लियर करवाने जाते हो ना, तो अपना चेक ड्रॉप करते हो और क्या क्या होता है तमाम प्रोसेस, उसकी जगह एक फोटो आ जाती है उसके पास और उससे यूज करके वो चेक क्लियर करवा देता है। तो दोस्तों, ये हो गए आपके 20 इंपॉर्टेंट बैंकिंग टर्म्स जो हर कस्टमर, स्टूडेंट, फ्रेशर, जॉब सीकर को आना चाहिए, ठीक है। और अगर आप बैंकिंग सेक्टर में करियर बनाना चाहते हो या सिर्फ अपनी पर्सनल फाइनेंस नॉलेज इंप्रूव करना चाहते हो, तब भी ये टर्म्स आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नीचे कमेंट में ये जरूर बताइएगा कि कौन सा बैंकिंग टर्म पहले कंफ्यूजिंग लगता था लेकिन आज के इस सेशन के बाद आपको इजी लगने लग गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।